इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम लर्निंग की बात करते हैं। एक टर्म इस्तेमाल होती है लर्निंग। लर्निंग का मतलब होता है सीखना। इसे इंग्लिश में डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? लर्निंग का मतलब ये होता है कि चेंज इन बिहेवियर, एडॉप्टेशन ऑफ न्यू थिंग्स, एक्वायर ऑफ न्यू टेक्निक्स, एक्वायरिंग ऑफ न्यू टेक्निक्स, नई टेक्निक्स का हासिल करना, नए तजर्बात का हासिल करना, नई चीज़ों को सीखना, नई चीज़ों को इख्तियार करना, नई चीज़ों को जानना, इसको हम लर्निंग कहते हैं। और टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंदर बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके अंदर लर्निंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। टीचिंग क्या है? टीचिंग का मतलब ये होता है कि आप नॉलेज किस तरह से ट्रांसफर कर रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसमें नॉलेज को ट्रांसफर किया जाता है टीचर से स्टूडेंट की तरफ, इसको लर्निंग कहते हैं, इसको टीचिंग कहते हैं। सॉरी, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए नॉलेज ट्रांसफर किया जाता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक्सपीरियंस्ड लोग इनएक्सपीरियंस्ड लोग को वो ट्रेन करते हैं। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो है आज हम लर्निंग की बात कर रहे हैं। लर्निंग मैंने जैसे आपको बताया है, चेंज इन बिहेवियर को हम लर्निंग कहते हैं। लर्निंग के बारे में दो थ्योरीज काम करती हैं, दो वेज हैं लर्निंग के। एक को हम नाम देते हैं असिमिलेशन और एक को हम नाम देते हैं अकोमोडेशन। असिमिलेशन क्या है, अकोमोडेशन क्या है? किसी नई चीज को लर्न करना विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस नॉलेज। पहले से जो नॉलेज आपके पास मौजूद है, जो प्री थॉट्स आपके पास मौजूद हैं, उन्हीं प्री थॉट्स के जरिए आपने नई चीज को सीखना है। इसको हम नाम देते हैं असिमिलेशन का। दूसरी जो टेक्निक है उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन के अंदर क्या होता है? एकोमोडेशन के अंदर यह होता है कि जब पहले से आपके पास जो इल्म मौजूद है उसके अपोजिट प्रोसेस के साथ आपने नई चीजों को सीखना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी टेक्निक आपके पास मौजूद है जिसमें आप खामोशी से कोई इल्म हासिल कर सकते हैं, तो एकोमोडेशन के अंदर आप क्या करेंगे? आप बात करने के बाद इल्म हासिल करना शुरू कर देंगे। यानी पीछे वाली टेक्निक को आपने अपोज करना है। पहले जो नॉलेज आपके पास मौजूद है उसको आपने निगेट करना है। निगेट करने के बाद जो इल्म हासिल किया जाता है इसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनको लर्निंग डिफिकल्टीज होती हैं, लर्निंग के अंदर हर्डल्स पाई जाती हैं। वो कौन कौन सी हर्डल्स हैं? आज हम 3 बातों को जरा समझेंगे। एक बच्चा जो क्लास के अंदर मौजूद है, क्लास का पूरा सिस्टम मौजूद है, क्लासरूम टोटली मैनेज्ड है, टीचर भी वक्त पे आता है, एवीएट्स भी मौजूद हैं, सीटिंग प्लान भी मौजूद है, टाइम टेबल भी मौजूद है, फिर भी बच्चे की जात के अंदर तब्दीली नहीं आ रही। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, एक उस्ताद जब क्लास के अंदर आता है, जब तक 3 चीजों को तब्दील नहीं करता उसका क्लास में आने का कोई फायदा नहीं होता। नंबर 1, पहली चीज उस्ताद को क्या करनी चाहिए? बच्चों के नॉलेज को तब्दील करना चाहिए, नॉलेज में इजाफा देना चाहिए बच्चों को। जब एक उस्ताद आया, उसने पढ़ाया, बच्चों के नॉलेज के अंदर तब्दीली आ गई, नॉलेज का लेवल चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, इसका मतलब है टीचर ने अपना काम किसी हद तक कंप्लीट कर लिया है। दूसरी जो चीज है टीचर ने करनी होती है, बच्चों के अंदर महारत को एक्सेल करना होता है, स्किल उसके बच्चों के इंप्रूव करने होते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को हल करने के अंदर उसकी जो महारतें हैं उस टीचर ने उन महारतों को पॉलिश करना होता है। एक टीचर क्लास में आया, उसने नॉलेज भी इंक्रीज कर दिया, उसने महारत को भी इंक्रीज कर दिया, स्किल को भी इंप्रूव कर दिया, इसका मतलब है टीचर ने अपना काम कर दिया। आखिरी चीज, जो तीसरी चीज होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि बच्चे की सलाहियत को इंप्रूव करना है। यू हैव टू इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स। आपने बच्चों की एबिलिटी को भी चेंज करना है। यू हैव टू इंप्रूव द स्किल ऑफ स्टूडेंट। आपने बच्चों के स्किल को भी चेंज करना है। एंड यू हैव टू इंप्रूव द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट। आपने बच्चे के नॉलेज को भी इंक्रीज करना है।
जैसे मैं पहले कह रहा था, अगर कोई उस्ताद प्लानिंग करके आता है तो इन तीनों चीजों को तब्दील कर देता है, वो नस्ल नौ को मुतासिर कर रहा होता है। लेकिन अगर कोई उस्ताद प्लानिंग करके नहीं आता, वो मुतासिर कर रहा होता है, जिसमें नस्ल नौ उससे बदजन हो रही होती है, और वो बच्चों के अंदर कोई भी पॉजिटिव चेंज नहीं ला कर सकता, ना ही उनके नॉलेज में इजाफा कर सकता है, ना ही उनकी स्किल को इंप्रूव कर सकता है, और ना ही उनकी एबिलिटी यानी सलाहियत को इंप्रूव करता है। तो ऐसे उस्ताद का क्लास में आने का दुख होता है, जवाब नहीं बनता, वो अपनी रोजी को हलाल नहीं करता। याद रखिएगा, यही बातें होती हैं जो दुख देती हैं। एक उस्ताद का करप्शन नस्लों के साथ होता है और पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। एक क्लर्क का करप्शन पैसों के साथ है। आप यहां पर रियासत मदीने वाला काम कर रहे होते हैं, आप नस्ल नौ की तामीर कर रहे होते हैं, लेकिन जब एक उस्ताद नस्ल नौ की तामीर के अंदर धोखेबाजी इख्तियार करता है, गलत राह इख्तियार करता है, तो इसका मतलब है वो नस्लों के साथ मुखलिस नहीं है। हम बात कर रहे थे हर्डल्स कौन कौन सी होती हैं जो बच्चों को लर्निंग के अंदर दरपेश आती हैं। वो हर्डल में सबसे पहली चीज जो होती है लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते, बच्चे इंथुजियास्टिक नहीं होते, बच्चों के पास जोश नहीं होता, बच्चे विलिंग टू लर्न ही नहीं होते। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी पहली वजह ये भी हो सकती है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट सही ना हो। उसकी दूसरी वजह यह भी हो सकता है कि टीचर का बिहेवियर ठीक ना हो। उसकी तीसरी वजह यह हो सकती है टीचर का मेथड ऑफ टीचिंग भी ठीक ना हो। उसकी नेक्स्ट वजह यह हो सकती है कि बच्चे का मेंटल लेवल भी अप टू स्टूडेंट, वो जो वहां पर उस क्लास के अंदर बैठे हुए हैं उस लेवल के मुताबिक ही बच्चे का माइंड सेट ना हो। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि टीचर का पढ़ाने का स्टाइल और बच्चे का समझने का स्टाइल, इसमें डिफरेंस पाया जाए। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि बच्चे को बहरापन हो, बच्चे जो है आई साइड उसकी वीक हो। तो याद रखिएगा, जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा, मोटिवेशन नहीं रखेगा, उसके पास मोटिवेशन नहीं होगी, उस वक्त तक वो बच्चा लर्न नहीं कर सकता। ये मोटिवेशन दो किस्म की होती है, एक इंटरनल मोटिवेशन होती है, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन होती है। इंट्रिंसिक होती है मोटिवेशन और एक एक्सट्रिंसिक होती है। अंदरूनी मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, इंटरनल मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ मोटिवेट हो जाना। दिल करता है मुझे कामयाब होना चाहिए, दिल करता है मुझे पीपीएससी ऑफिसर होना चाहिए, दिल करता है मुझे सीएसपी ऑफिसर होना चाहिए। जब मेरा दिल करेगा मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूंगा। इसको हम नाम देते हैं इंटरनली मोटिवेटेड हो जाना। एक्सटर्नली मोटिवेटेड का मतलब क्या है, टीचर आपको कहता है कि भाई आपने ये काम करना है, आपने ये टेस्ट तैयार करना है, अगर टेस्ट नहीं तैयार करेंगे तो आपको डंडा लगेगा, तो आप मजबूरन डंडे के डर से तैयार करते हैं। टीचर टेक्निक इस्तेमाल करता है कि भाई आपको डंडा नहीं लगेगा, जो बच्चा टेस्ट में ज्यादा नंबर लेगा उसको हम स्टूडेंट ऑफ द मंथ बना देंगे, उसको हम स्टार देंगे, उसको हम इनाम देंगे, प्राइज देंगे। तो फिर आपको एक मोटिवेशन का एक और लेवल आपके पास आ चुका है, आप उस वजह से भी मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो बच्चा जो मोटिवेटेड नहीं होता, जिसके पास मोटिवेशन नहीं होती, वो लर्निंग के प्रोसेस के अंदर सही तरह से काम नहीं कर सकता। दूसरी बात जो लर्निंग हर्डल के तौर पे काम करती है, उसे हम कहते हैं लैक ऑफ एबिलिटी। हर बंदा फितरत सलीम पर पैदा होता है और हर बंदे के अंदर जो मेंटल ग्रूमिंग है, मेंटल पावर है, मेंटल फैकल्टीज हैं, दिमागी ताकत है, वो सब के अंदर बराबर होती है। लेकिन इस पावर को इस्तेमाल करने की जो सेंस होती है वो कुछ लोगों के अंदर कम होती है, कुछ लोगों के अंदर ज्यादा होती है। जिनके अंदर इस तरह की सेंस है कि हमने इस अपने दिमाग को सही काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो अच्छे काम करते रहते हैं। और जिनके अंदर ये सेंस है कि मैंने खेल कूद करनी है, दूसरों को तंग करना है, वो खेल कूद में रहते हैं, नुकसान में रहते हैं। तो एबिलिटी ये का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो अपनी मेंटल पावर को यूज ही नहीं करते हैं। वो क्लास में प्रेजेंट तो होते हैं फिजिकली, लेकिन मेंटली एब्सेंट रहते हैं। क्लास में मौजूद तो होते हैं लेकिन दिलचस्पी नहीं ले रहे होते। क्लास में मौजूद तो होते हैं लेकिन टीचर के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे होते। क्लास में मौजूद तो होते हैं लेकिन उनकी जो थॉट्स होती है, उनका जो जिस्म होता है वो किसी और चीज में लगा होता है, कभी लेसन की तरफ लगता ही नहीं है। तो ऐसे लोग भी लर्निंग को सीख नहीं सकते। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है पुअर टीचिंग।
लैक ऑफ मोटिवेशन बच्चों के लेवल पे भी हो सकता है, टीचर के लेवल पे भी हो सकता है। लैक ऑफ एबिलिटी बच्चों के लेवल पे हो सकती है, और पुअर टीचिंग इन तीसरी और सबसे अहम पुअर टीचिंग ये हमेशा टीचर के लेवल पे होती है। या फिर टीचर अपने लेसन को प्लान नहीं करता, वो कभी भी लेसन के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो लेसन को प्लान करना सीखिए। जब आप लेसन को प्लान करेंगे आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। जब आपकी लेसन प्लानिंग होगी आप कामयाब हो जाएंगे। आपको पता होगा क्लास में मैंने जाके क्या कराना है क्या नहीं कराना। एक बंदा जो क्लास में ऐसे आ जाता है उसको पता नहीं है मैंने पढ़ना क्या है, बच्चों से कहता है किताब निकालो आज क्या पढ़ना है मुझे ये बताओ, इसका मतलब है उसने घर पे तैयारी नहीं की। और जो टीचर घर पे तैयारी करके नहीं आता, घर से तैयारी करके नहीं आता, वो कभी भी अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर सकता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्निंग की टाइप्स पाई जाती है। हमारे पास 4 किस्म की लर्निंग होती है। एक को हम नाम देते हैं ट्रांसमिशन का, एक को हम नाम देते हैं एग्जीक्यूशन का, एक्विजिशन का, एक को हम नाम देते हैं एक्रीशन का, और एक को हम नाम देते हैं इमरजेंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इन चारों जो लर्निंग की टाइप्स हैं इनके ऊपर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको सुनिए, देखिए, समझिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ शेयर कीजिए, बच्चों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी की ज़िंदगी तब्दील हो जाए। अगर किसी बंदे ने भी अमल कर लिया तो इसका मतलब हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिन्होंने आब कौसर के कुएँ पर हमें आब कौसर पिलाना है, जिन्होंने हमारी क़यामत वाले दिन शफ़ाअत करनी है, जिनके ऊपर हम दरूद सलाम पढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं लर्नर के बारे में। सीखने वाला लर्नर कौन होता है? लर्नर और स्टूडेंट्स, ये 2 टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं। इनको सेम मीनिंग के अंदर भी कह सकते हैं, सिनोनिम भी कह सकते हैं। लर्नर एक वाइड रेंज है और स्टूडेंट एक मखसूस खाते में आ जाता है। स्टूडेंट किसी क्लास का लर्नर हो सकता है, लर्नर ओवरऑल लर्नर हो सकता है। लर्नर वसी टर्म है, बिग टर्म है, और स्टूडेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म होती है। क्योंकि स्टूडेंट का जो एरिया है वो मखसूस हो जाता है। उसके पास सिर्फ 4 किताबें हैं या 5 किताबें हैं जिसको उसने पढ़ना है, उसका एग्जाम देना है। लेकिन जो लर्नर है उसके पास पूरी दुनिया मौजूद है। वो माहौल से भी सीख सकता है, वो चरिंद परिंद हवाओं से भी सीख सकता है, वो किताबों से भी सीख सकता है, वो इंटरनेट से भी सीख सकता है। तो लर्नर होता कौन है? लर्नर इज अ पर्सन हु लर्न समथिंग। ऐसा बंदा जो कुछ याद करता है, जो कुछ सीखता है, कुछ जानने की कोशिश करता है, उसको हम लर्नर कहते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 किस्म के लर्नर होते हैं। एक वो लर्नर होते हैं जो किसी चीज़ को देख लें तो उनको कभी भूलती नहीं है। ऐसे लर्नर जो आंख का इस्तेमाल करके सीखते हैं, चीज़ों को याद करते हैं, उनको विजुअल लर्नर कहते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी बात को सुन लें, वो कभी इसको भूलते नहीं हैं, वो हमेशा याद रखते रहते हैं इस बात को कि फलां मौका पर फलां टीचर ने मुझे ये बात की थी। इनको हम ऑडिटरी लर्नर कहते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जो कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या है कि मैं इस चीज को देखूंगा, उसको छूऊंगा, उसको देखने के बाद जब मैं उसको देख लूंगा फिर जाके मुझे वो लर्न होगी। इनको हम नाम देते हैं किनेस्थेटिक लर्नर का। किसका नाम देते हैं? किनेस्थेटिक लर्नर। तो ये 3 तरह के जो तालिब इल्म आपकी क्लासेस के अंदर मौजूद होते हैं माय डियर रिस्पेक्टेड टीचर्स। तो आप जरा अपना एनालिसिस करके क्लास के अंदर जाया करें कि आप ऑडियो लर्नर के लिए क्या क्या चीजें लेके जा रहे हैं, वीडियो लर्नर के लिए क्या प्लानिंग की हुई है आपने,
और किनेस्थेटिक लर्नर को कौन सी एप्लीकेशन के जरिए समझाएंगे। अगर आपने ये सब कुछ कर लिया, ये कुछ समझ लिया, तो आपका टीचिंग का प्रोसेस इफेक्टिव हो गया। अदरवाइज टीचिंग का प्रोसेस इफेक्टिव नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लर्निंग बिहेवियर के लिए लाजमी चीजें कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1, क्लासरूम का जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बच्चा जहां पर मौजूद है उस जगह पर अगर शोर है तो बच्चा कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो बच्चा सही तरह से काम नहीं कर सकता। एक बच्चा जहां पर जिस क्लास के अंदर मौजूद है उस क्लास के अंदर अगर रोशनी ना हो तो वो बच्चा क्लास के अंदर सही तरह से नहीं पढ़ सकता। एक बच्चा, एक स्टूडेंट जिस क्लास में मौजूद है वहां पर टीचर ही ना हो तो उस क्लास में भी बच्चा पढ़ नहीं सकता। एक ऐसा क्लासरूम जिसमें एविएट्स ना लगे हुए हों, क्लासरूम प्रॉपर तरीके से मैनेज ना हो, उन तमाम जगहों पर बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो ये तमाम चीज़ें जिसमें टीचर आ जाता है, जिसमें बुक्स आ जाती हैं, जिसमें क्लासरूम इन्वायरमेंट आ जाता है, जिसमें क्लासरूम मैनेजमेंट आ जाती है, जिसमें एविएट्स आ जाते हैं, जिसमें वाइट बोर्ड आ जाते हैं, जिसमें मार्कर आ जाते हैं, जिसमें चार्ट्स आ जाते हैं, जिसमें वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आ जाती हैं, ये इसेंशियल्स हैं लर्निंग के प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए। तो आज के इस लेक्चर से आई होप सो आपको लर्नर और लर्निंग का प्रोसेस जो है, लर्नर की डिफरेंट टाइप्स जो है वो आपको समझ में आ चुकी होगी। आई बिलीव जितने भी टीचर्स मेरी बात को सुनते हैं वो आज के बाद जब भी अपनी क्लास के अंदर जाएंगे तो इस बात को समझेंगे कि मेरे पास 3 किस्म के लर्नर हैं, ऑडियो लर्नर है, वीडियो लर्नर है और किनेस्थेटिक लर्नर है, और इन तमाम के लिए मैंने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करना है सो दैट आई मे सेटिस्फाई देम इन दिस केस। Thank you. Allah Hafiz. Name of Allah, the most merciful, the most beneficent. दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हाउ टू इम्प्रूव टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशन। एक टीचर और एक स्टूडेंट के दरमियान जो ताल्लुक होता है उसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। नंबर 1 टीचर्स, नंबर 2 स्टूडेंट्स और नंबर 3 पेरेंट्स। इसको हम ट्राइएंगल ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं। जब तक ट्राइएंगल ऑफ एजुकेशन कंप्लीट नहीं है तो टीचिंग और लर्निंग का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इस क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर, इस एजुकेशन की ट्राइएंगल के अंदर 2 कोने जो है वो एक टीचर हो जाता है और एक स्टूडेंट हो जाता है, जो डायरेक्टली लिंक करते हैं टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ। जब तक इनका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, इनका रिलेशन ठीक नहीं होगा, उस वक्त तक ये टीचर अपना इफेक्टिव वे के साथ टीचिंग नहीं कर सकता। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं? 6 पॉइंट्स हैं, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा तमाम टीचर्स, ताकि इस पे अमल कर सकें। पहली बात जो है, पहला पॉइंट जो है जिसमें स्टूडेंट्स को आपने अपने साथ गुड बिहेवियर के अंदर रखना है, गुड रिलेशन में रखना है। उसमें क्या करना है? आपने हर बच्चे को उसके नाम से पुकारिए। बच्चों का नाम याद रखिए। कोई फरहान है, कोई हामिद है, कोई दानिश है, कोई मुईस है या कोई दानियाल है। अ टीचर मस्ट नो द नेम ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन क्लास। एक अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के नाम को जहन में रखता है, मेमोराइज कर लेता है और बच्चों को उनके नाम से पुकारता है। दूसरा स्टेप क्या है? मेक कॉन्टैक्ट विद द मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन ईच डे। जब भी आप क्लास के अंदर जाते हैं तो आपकी नजर एक बच्चे पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपका आई कांटेक्ट जो है
वो इस तरह से होना चाहिए कि पूरी क्लास का आप कायराना जायजा ले सकें। मैं उर्फ़ आम में इसकी मिसाल इस तरह से देता हूं कि एक बकरियां चराने वाला जो है, जिसके पास 50 भी बकरियां हों, जब वो अपनी बकरियों को घर लेके आता है तो बकरियों पर एक नजर डालता है, उसको पता चल जाता है उसकी कौन सी बकरी मिसिंग है। तो एक बेहतरीन टीचर भी इसी तरह से होता है। उसको पता है मेरी क्लास के अंदर अगर 50 तालिब इल्म मौजूद हैं, जब मैं क्लास में जाऊंगा और क्लास को ऐसे सरसरी निगाह से देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा एब्सेंट है और कौन सा बच्चा प्रेजेंट है। तो दूसरी जो अहम बात आ जाती है एक टीचर के लिए, आपने बच्चों के साथ कांटेक्ट रखना है डेली का। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मॉडल योर बिहेवियर। अपने बिहेवियर को मॉडल बनाइए, अपना एक क्राइटेरिया सेट रखिए, अपना एक स्टैंडर्ड बनाइए, जिस स्टैंडर्ड पर आप बच्चों को चाहते हैं कि वो बच्चे आपका ये स्टैंडर्ड अचीव करें, तो आपने पहले बच्चों के सामने अपना स्टैंडर्ड सेट करना होगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, एक औरत आई, या रसूलल्लाह मेरा बच्चा गुड़ खाता है, आप इसे मना करें गुड़ ना खाया करे। आपने फरमाया तू कल आना। वो औरत चली गई, अगले दिन आई तो आपने उस बच्चे से कहा गुड़ ना खाया करो। सहाबा किराम बैठे हुए थे, या रसूलल्लाह ये बात तो आप कल भी कह सकते थे। आपने फरमाया कल मैंने गुड़ खुद खाया हुआ था। तो मेरे दोस्तों, जब तक हम खुद अमल नहीं करेंगे तो आप बच्चों के अंदर किस तरह से इनकलकेट कर सकते हैं? आप अपना बिहेवियर दुरुस्त नहीं रखेंगे, आप अपनी गुफ्तगू ठीक नहीं रखेंगे, आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रखेंगे, तो बच्चा आपको देखकर मुतासिर नहीं होगा बल्कि मुतासिर हो जाएगा। तो बच्चों को मुतासिर करने के लिए अपना स्टैंडर्ड बनाइए और सेट क्राइटेरिया के तहत बच्चों की तरबियत कीजिए। चौथी इंपॉर्टेंट बात जो आ जाती है, मेक योर एक्सपेक्टेशंस फेयर एंड रीजनेबल। बच्चों से हम तवक्को करते हैं किसी काम के करने की, बच्चों से तवक्को करते हैं हम होमवर्क करने की, बच्चों से तवक्को करते हैं हम टेस्ट में बेटर रिजल्ट परफॉर्म करने की, बच्चों से हम तवक्को करते हैं असाइनमेंट को बनाने की, और बच्चों से ही हम तवक्को करते हैं प्रेजेंटेशन देने की। तो इस एक्सपेक्टेशन जो रखते हैं, ये एक्सपेक्टेशन एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हमें रखनी चाहिए। कोई भी डल माइंडेड बच्चा आपको 99% करेक्ट प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश कीजिए, उसको रियल ग्राउंड पर काम कीजिए। रियल ग्राउंड जहां पर उसकी खामी नजर आती है, जहां आपको पता चलता है फलां जगह के अंदर उसका वीक एरिया है, आप उस वीक एरिया को टारगेट कीजिए और उसके साथ काम कीजिए। पांचवी और सबसे अहम तरीन बात, बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट। मुखलिस बन जाओ, इखलास इख्तियार करो। इखलास क्या होता है? इखलास जब आता है तो फिर बुग़्ज़ और नफरत नहीं रहती। इसकी मैं मिसाल देना चाहूंगा आपको। जब सूरज निकलता है तो अंधेरा नहीं रहता। इसी तरह जब आप किसी के साथ मुखलिस हो तो आपके दिल के अंदर उसके लिए बदनुमा या बदखोई या नफरत नहीं होनी चाहिए, वरना आप मुखलिस नहीं होते, आप मुनाफिक हो जाते हैं। तो अपने साथ आप बच्चों के साथ मुखलिस हो रहिए और उनके साथ ईमानदारी के साथ काम कीजिए। जब आप मुखलिस होंगे तो इंशाअल्लाह उनके अंदर इंप्रूवमेंट जरूर आएगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी योरसेल्फ ओपन माइंडेड। जब आप ओपन माइंड होंगे तो बच्चे भी आपको देखकर ओपन माइंड बनने की कोशिश करेंगे। जब आपकी थॉट के अंदर ऑप्टिमिज्म होगी, बच्चे भी आपसे ऑप्टिमिज्म ही लेंगे। जब आपकी थॉट के अंदर, आपके जहन के अंदर क्लोज माइंडनेस पाई जाएगी, आपकी थॉट के अंदर शॉर्ट व्यूज होंगे, यानी आप लिमिटेड होंगे, नफरत पाई जाएगी, तो बच्चे भी आपसे नफरत ही सीखेंगे। जब आप मोटिवेटेड होंगे, बच्चे भी आपसे मोटिवेट होंगे। जब आप खुद डीमोटिवेट हैं, क्लास में पहुंचे, क्लास में पहुंचने के बाद चेयर पे बैठे और चेयर पे बैठने के बाद आराम से बैठ गए, हाँ भाई पढ़ो तुम लोग। अगर वो पढ़ने वाले होते तो तुम्हारे पास पढ़ने ना आते। वो इस काबिल नहीं है कि आपके पास भेजा गया है उन्हें। अगर वो इस काबिल होते तो आपके पास भेजने का मकसद क्या था उनको? मोटिवेटेड रहिए। आप मोटिवेट होंगे तो हमारी नस्ल नौ की तरबियत बेहतर होगी। इसी छठे पॉइंट के अंदर सबसे अहम तरीन बात जो आ जाती है,
बी कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी इख्तियार कीजिए, कंसिस्टेंट बनिए, मुस्तकिल मिजाज बनिए। याद रखिएगा तब्दीली एक टाइम पे नहीं आती, 10, 15, 20 साल लगते हैं बिहेवियर को तब्दील करने के लिए, नस्लें नौ की तामीर करने के लिए। तो आपको भी चौथी या 5वीं क्लास या तीसरी क्लास या दूसरी क्लास से स्टार्ट करते हुए जब तक आपकी प्राइमरी क्लास नहीं हो जाती, मिडिल क्लास नहीं हो जाती, मैट्रिक क्लास नहीं हो जाती, उस वक्त तक बच्चे की ग्रोथ के साथ जो डेवलपमेंट होती है वो भी चलती रहती है। तो ये 6 वेज ऑफ इंप्रूवमेंट स्टूडेंट एंड टीचर रिलेशन आज आपको बताने थे। नंबर 1, यूज स्टूडेंट नेम, बच्चे का नाम इस्तेमाल कीजिए, नाम से पुकारिए, इज्जत के साथ पुकारिए। नंबर 2, बच्चे के साथ डेली का कांटेक्ट कीजिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ क्लास के अंदर इंटरेक्शन कीजिए। नंबर 3, अपने बिहेवियर को मॉडल बनाइए ताकि बच्चे आपको फॉलो कर सकें। नंबर 4, अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियल ग्राउंड पे रखिए। नंबर 5, मुखलिस बन जाइए और ईमानदार बन जाइए। नंबर 6, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओपन माइंडेड, मोटिवेटेड और कंसिस्टेंट रहिए। जब आप इन 6 बातों पर अमल करेंगे, आपका जो स्टूडेंट के साथ रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी। मेरे दोस्तों, इसको देखिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, देखिए, दिखाइए उनको, ताकि आप भी तरक्की करें, हमारा मुआशरा भी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।